Our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, to address the gathering. பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வருகை தந்திருக்கும் மாண்புமிகு मित्रों नमस्कार। सुधीर पांडे पूर्वांचल के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है, अभिवादन है, अभिनंदन है। आज बात करेंगे मनीष कश्यप का। मनीष कश्यप दिल्ली में हैं। तमाम बड़े मीडिया हाउस उनका इंटरव्यू ले रही हैं, उनके दुख दर्द को जानने का प्रयास कर रही हैं। मनीष कश्यप कैसे रहे, क्या क्या हुआ उनके साथ, उनके ऊपर जो मुकदमे लिखे गए उसमें कितनी सच्चाई थी। आज तमाम मीडिया हाउस मनीष कश्यप के इंटरव्यू के माध्यम से उनकी वेदनाएं, उनकी संवेदनाएं, सब बड़े पत्रकार जो बिहार से संबंधित है, सिर्फ लेफ्ट लिबरल जो गैंग है वही नहीं दिखा रहा है, नहीं तो जो मेन स्ट्रीम मीडिया है वो आज मनीष कश्यप को हाथों हाथ लिया है और कहीं ना कहीं बताता है कि मनीष कश्यप के समर्थन में आज बड़े पत्रकार और एक मतलब सारे चैनल्स आ गए हैं। बहुत खुशी की बात है। इसके साथ साथ अगर बड़े मीडिया हाउस चला रहे हैं, इसका मतलब मनीष कश्यप अब वह काम नहीं करेंगे जो वह पूर्ववत करते थे। माइक लेके नहीं घूमेंगे, लेकिन अपनी बातें सरकार के ऊपर वह हमलावर रहेंगे और जो जनहित की समस्याएं हैं वह उठाते रहेंगे। उनके बातों से ऐसा लगता है, लेकिन मेरा विषय यह नहीं है। मेरा विषय यह है कि मनीष कश्यप की मां का दर्द, मनीष कश्यप के भाई का दर्द, मनीष कश्यप की बातों का बदला देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसे लिए, यह मेरा सब्जेक्ट है। सबसे अलग यह न कोई समझ पाता है, न कोई जान पाता है किस तरह से। आपको पता है कि एक फर्जी वीडियो बनाया गया, फर्जी वीडियो किसी और ने बनाया, उसके बाद से सदन में हंगामा हुआ उसको लेके। सदन में हंगामा लेने के बाद तमाम पत्रिकाओं में निकला। पत्रिकाओं में निकलने के बाद मनीष कश्यप तमिलनाडु जाते हैं और वीडियो बनाते हैं। उस क्लिप को जो फर्जी चला था उसको उन्होंने अपने ट्विटर हैंडल से, फर्जी ट्विटर हैंडल से किसी ने डाल दिया और उसी को आधार बनाते हुए 2 राज्यों में विद्वेष फैलाने के आपराधिक मुकदमे बिहार की ईओयू भी दाखिल करती है और इसी को लेकर संज्ञान में आ जाती है तमिलनाडु की सरकार और वह भी मुकदमे दाखिल कर देती है। इसके बाद से मनीष कश्यप सरेंडर करते हैं। जब मामला बहुत बड़ा होता है तो गिरफ्तार करती है बिहार पुलिस। उनके घर की कुर्की जब्ती सब कुछ होता है। उसके बाद से रिमांड आती है तमिलनाडु की पुलिस और वह उनको उठा के ले जाके मदुरई जेल में डाल देती है। उसके बाद से मुकदमाबाजी शुरू हो जाती है। मनीष कश्यप की मां और मनीष कश्यप के भाई अपनी नौकरी छोड़ के, और मनीष कश्यप के पिता चूंकि बॉर्डर पे रहते हैं, वह अपनी देश सेवा में लगे रहते हैं और उनकी मां और उनके भाई मनीष कश्यप को जमानत के लिए दर दर भटकने लगते हैं। भटकते भटकते सुप्रीम कोर्ट तक पहुंचते हैं। लास्ट में सुप्रीम कोर्ट झटकार के बड़े वकीलों के दबाव में आ जाती है सुप्रीम कोर्ट और झटकार के इस केस को वापस कर देती है। और मनीष कश्यप के समर्थकों को लगता है कि अब मनीष कश्यप बाहर नहीं आएंगे और उनके विरोधी होते हैं, वह कहते हैं कि 1 साल के लिए तो अंदर गया, अब आ नहीं सकता। लेकिन धीरे धीरे वर्तमान की सरकार एक्टिव होती है, जनभावना को समझती है और धीरे धीरे पहले मद्रास हाईकोर्ट तमिलनाडु की सरकार से पूछती है कि आपने एनएसए कैसे लगा दिया। इसलिए कि जब 4 मुकदमे पहले जब दाखिल किए जाते हैं और उसमें चार्जशीट जब लोअर मदुरई कोर्ट जब मांगती है तो तमिलनाडु की सरकार अपना चार्जशीट दाखिल नहीं कर पाती है, इसलिए कि उसके पास सबूत नहीं होते हैं।
इस आधार पर कोर्ट खारिज कर देती है। जब मदुरई कोर्ट, लोअर कोर्ट जो जिले की कोर्ट होती है, वो खारिज कर देती है, उसके बाद से आनन फानन में पता नहीं किसके दबाव में, आप लोग समझ सकते हैं, दबाव में उसके ऊपर एनएसए लगा दिया जाता है। एनएसए लगाने के बाद अब यह चर्चा चलने लगता है कि मनीष कश्यप 1 साल से पहले बाहर नहीं आएंगे और लोकसभा चुनाव के बाद ही मनीष कश्यप बाहर आएंगे और बिहार सरकार और तमिलनाडु के सरकार पर ऊपर विफर पड़ते हैं उनके समर्थक। और उनके समर्थक लगातार चाहे उसमें मैं भी शामिल हूं, हम लगातार अभियान के तहत मनीष कश्यप के ऊपर जनभावना को जगाते रहते हैं। उनकी जो भी टीम होती है वह भी लगी रहती है और उनके समर्थक भी इस मुद्दे को ठंडा नहीं होने देते हैं। लगातार इसमें जो नई प्रगति आती है, चाहे वो कोर्ट के माध्यम से, चाहे उनके माताजी, जैसे उनके माताजी लालू परिवार के पास जाते हैं मिलने के लिए, वहां भी मिलने से मना कर दिया जाता है और झिड़क के हटा दिया जाता है। मनीष कश्यप तमिलनाडु में भी जो यातनाएं होती हैं, जो उनसे मिलने जाते हैं, वह जो यहाँ तक कि उनके समर्थक तमिलनाडु तक जाते हैं, तमाम यूट्यूबर, और वहाँ रुकते हैं। तमिलनाडु के जेल के सामने भी तमाम वीडियो बनाते हैं और वीडियो बना के और उनके दुख दर्द को पूरे बिहार तक पहुंचाने का काम करते हैं। उसके बाद से अचानक बिहार की न्याय व्यवस्था एक्टिव होती है और जज साहब उनको मांगते हैं कि यहाँ उनको जमानत के लिए आना ही पड़ेगा। पहले तमिलनाडु की सरकार सुरक्षा को लेकर तमाम बहाने बनाती है, लेकिन वो बहाना काम नहीं करता है। लास्ट में दबाव बस तमिलनाडु से पुलिस लेके आती है मनीष कश्यप को। मनीष कश्यप जब बिहार आते हैं तो आप देखे होंगे उनके ऊपर फूल की वर्षा होती है और फूल की वर्षा के होने के बाद उनके समर्थक वह बिहार के जेल में रहते हैं और जेल में ही रोक लिया जाता है जज के आदेश के अनुसार। उसके बाद से एक दिन उनको पेशी पे ले जाया जाता है। उसके बाद से वो बिहार सरकार पे गरज जाते हैं, जिसमें चार पुलिस वाले सस्पेंड हो जाते हैं और सस्पेंड होने के बाद तमाम तरह की बातें फिर होने लगती हैं। यहाँ तक आपने सुना समझा, लेकिन आज क्या हुआ, किस तरह से जन भावना को समझते हुए देश के प्रधानमंत्री एक छोटी छोटी बातों को लेके किस तरह से अपने समर्थकों का समर्थन करते हैं, इससे अंदाजा लगा सकते हैं। कल एक इनॉग्रेशन में गए थे, एयरपोर्ट का उद्घाटन था उस तिरुचिरापल्ली में, वहां पे जाके और किस तरह से तमिलनाडु के मुख्यमंत्री जो एनएसए लगा के 3 महीने मनीष कश्यप को तरह तरह की यातना देते हुए जेल में रखे, उनसे बदला किस तरह से लेते हैं। आइए पहले ये वीडियो देखिए। Our Honorable Chief Minister of Tamil Nadu, Thiru M.K. Stalin, to address the gathering. பல்வேறு நிகழ்ச்சிகளில் பங்கேற்க வருகை தந்திருக்கும் மாண்புமிகு वीडियो आपने देख लिया। जब मुख्यमंत्री खड़ा होते हैं बोलने के लिए, उसी समय तमिलनाडु के लोग मुख्यमंत्री के सामने ही देश के प्रधानमंत्री के नाम खूब नारे लगाते हैं। उसमें आड़े हाथों लेते हुए पीछे से मनीष मोदी के बाद कुछ मनीष की आवाज भी आ रही है, आपने देखा होगा। तो क्या इस जो यातना दिया गया था मनीष कश्यप को, वह उसका प्रभाव तमिलनाडु तक पड़ा है, कह सकते हैं। लेकिन लास्ट में जब मोदी के नारे नहीं रुकते हैं, मुख्यमंत्री बोल नहीं पाते हैं, उनके चेहरे सूख जाते हैं, तब मोदी जी लास्ट में कहते हैं कि रुको, आवाज बंद करो, हो गया, इनका जितना करना था हमने कर दिया। और लास्ट में प्रधानमंत्री, जहां यह कहा जाता है कि तमिलनाडु में हिंदी भाषी लोगों को और हिंदी के महत्व को घटाया जाता है, प्रधानमंत्री चाहते तो अंग्रेजी में भी बोल सकते थे, या उनकी भाषा में अगर तमिलनाडु में लिख के, जिस तरह से सोनिया गांधी को अंग्रेजी में या इटली भाषा में लिख दिया जाता है और उसको पढ़ती हैं,
तेलंगाना को तेल लगाना कहती हैं, उस तरह से हमारे प्रधानमंत्री भी तमिल में बोल सकते थे। लेकिन वह बताए कि हिंदी भाषी, चाहे वो बिहार का अपमान किया गया, चाहे उत्तर प्रदेश का अभी अभी अपमान किया, वहाँ हिंदी में दहाड़ते हैं और हिंदी को महत्व देते हुए हिंदी में ही समझाते हैं लोगों को कि हम तमिल में हैं लेकिन महत्व हमारा हिंदी का रहेगा। और तालियां बजती हैं। मुख्यमंत्री के पूरे भाषण में एक बार ताली नहीं बजती है। मुख्यमंत्री भी पर्चा लेके आता है, उसकी अपनी कोई समझ नहीं है कि वह प्रधानमंत्री के सामने और अपने प्रदेश के लोगों को डेवलपमेंट का एक मॉडल अपने मना मस्तिष्क दे सके, वो एक रटी रटाई चीज लेके आते हैं और पढ़ देते हैं, और चेहरा सूखा हुआ है, छोटा हुआ है। तो ये मेरा जो, जैसा कि मैं महसूस किया कि किस तरह से मैं प्रधानमंत्री के पूरे भाषण को सुना था, किस तरह से उन्होंने हिंदी में भाषण दिया, और एक एक करके वह सीधे तो नहीं कह सकते जिस तरह से हम और आप कह सकते हैं, इसलिए कि हम आम नागरिक हैं, एक वो सम्मानित पद पे हैं, संवैधानिक पद पे हैं। उन्होंने संविधान की शपथ लिया है, तिरंगे का शपथ लिया है, माँ भारती का शपथ लिया है, लेकिन सलीके से वो मनीष कश्यप का बदला तमिलनाडु के मुख्यमंत्री से खूब लाहे लाहे लिए हैं। यह बेइज्जती कम नहीं है कि जिस प्रदेश तमिलनाडु के प्रदेश में जाके और उसी के मंच पे जहां वो मुख्यमंत्री है वहां मोदी मोदी के नारे लग रहे हैं, और मोदी अगर बोल रहे हैं तो वहां लगातार तालियां बज रही हैं और मुख्यमंत्री को कोई सुनने वाला नहीं है। यह एक तरह से अपने समर्थकों को संदेश देने का प्रयास करते हैं और बताते हैं कि तमिलनाडु की सरकार जितने भी बढ़ जाए, लेकिन हिंदी का महत्व, हिंदी भाषियों का महत्व, बिहार का महत्व, उत्तर प्रदेश का महत्व कभी घटने वाला नहीं है। आप चाहे सनातन का महत्व, चाहे हमारे संस्कृति का महत्व भी घटने वाला नहीं है। तुम जितनी गालियां देना हो दे लो, जब हम मौका मिलेगा तो तुम्हारी रिलाई करते रहेंगे और करते रहेंगे और करते रहेंगे। तो ये मेरा छोटा सा विश्लेषण था। आपको कैसा लगा? तब तक के लिए हमको दीजिए जय हिंद, वंदे मातरम।